मैं हूँ पूजा मेहरोत्रा और आज हम ऐसे राष्ट्रपति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के सबसे प्रिय राष्ट्रपतियों में से एक रहे। और आज का प्रोग्राम है सॉफ्ट कवर और इसमें हम उनके बचपन की बातों को साझा करेंगे और हमारे साथ हैं उस किताब को लिखने वाले सृजनपाल सिंह जी और उन्होंने ये किताब लिखी है कलाम का बचपन। बहुत बहुत स्वागत है सृजन जी आपका हमारे सॉफ्ट कवर कार्यक्रम में। आपके पास भी होगी मुझे लगता है आपकी ये किताब। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन कहा जाता था और उन्होंने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भी दी। बैलिस्टिक मिसाइल पे काफी काम किया उन्होंने। 27 जुलाई 2015 को हमने उन्हें खोया था। उनके बचपन की बहुत सारी बातें, मतलब मैं जब ये किताब पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में लोगों को, खासकर बच्चों को जानना चाहिए। तो आप कैसे रूबरू होते चले गए कलाम साहब के बचपन से? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ पूजा जी कि आपने मुझे इस अपने सॉफ्ट कवर कार्यक्रम में मुझे बुलाया और सभी को, आपकी टीम को और आपको मेरी पूरी पूरी शुभकामनाएं और धन्यवाद। देखिए, डॉक्टर कलाम के बारे में जैसा आपने बोला, भारत के शायद सबसे लोकप्रिय ना सिर्फ प्रेसिडेंट बल्कि वैज्ञानिक, एक व्यक्तित्व और एक लेखक और एक शिक्षक, जिस रूप में मैंने उनको देखा, शिक्षक के रूप में देखा, वो रहे हैं। और वो ऐसे व्यक्ति थे, देखिए जब इतना बड़ा व्यक्तित्व बनता है तो उस व्यक्तित्व को बनाने में जब वो बीज स्टेज से एक बड़ा पेड़ उगता है तो वो छोटे से पौधे को जिन लोगों ने खाद दी, जिन लोगों ने पानी दिया और किस प्रकार से वो छोटा सा पौधा विराट वृक्ष बना, उस विराट वृक्ष की कहानी उस बीज में होती है, उस छोटे से पौधे में होती है। और डॉक्टर कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंदर ग्रेटिट्यूड और कंपैशन था। तो वो 80 साल और 83 साल की उम्र में भी अपने ऐसे शिक्षक को जो 10 साल की उम्र में उनको प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, या उनके पिता जिन्होंने 5 साल में उनको लेसन दिया, या उनकी माता के सैक्रिफाइसेस, इन सब चीजों को वो याद रखते थे दशकों बाद भी। और इनफैक्ट एक बार तो जब हमने एक और किताब लिखी थी तो वो डॉक्टर कलाम उस किताब की प्रति लेकर के, सबसे वो विज्ञान के ऊपर थी किताब, तो उसको लेकर के अपने विज्ञान के एक ही सर्वाइविंग टीचर थे उस समय, अब वो टीचर भी 90-98 साल के थे, वो उनको देने गए थे। तो डॉक्टर कलाम के अंदर ग्रेटिट्यूड था और इस बात की उनको पूरी पूरी जहन में उनके ये बात पूरी तरह से अंदर थी कि मैं जो भी आज हूँ वो अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स और अपने जो गुरु रहे हैं, तो टीचर्स के अलावा भी, टीचर्स स्कूल के अलावा भी होते हैं, जैसे विक्रम साराभाई को अपना गुरु मानते थे, तो ऐसे गुरु भी होते हैं जो आपको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में गुरु होते हैं। तो उन लोगों के प्रति, उनके प्रति जो कृतज्ञता थी वो बहुत ज्यादा थी। आई थिंक वो डॉक्टर कलाम की भी व्यक्तित्व को दिखाती थी। शायद सबसे बड़ी एक चीज उनके अंदर यही थी, लोग उनको एक बड़े वैज्ञानिक और एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति के रूप में जानते हैं, लेकिन कहीं ज्यादा उससे इम्पोर्टेंट ये था कि वो एक बहुत ही ग्रेशियस, हम्बल और कंपैशनेट और पर्सन फिल ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता बहुत थी। तो इसीलिए वो, जब भी मैं उनके साथ इतने साल काम किए और पढ़ाई भी करी उनके साथ, वो तो शिक्षक थे मेरे IIM अहमदाबाद में, तब से लेकर के उनके अंतिम दिवस तक, यानी 27 जुलाई 2015 तक, वो हमेशा अपने बचपन की कहानियां, अपनी युवावस्था की कहानियां, जिससे उन्होंने कुछ सीखा, वो सीख को लेकर के उस कहानी को बताते थे। तो वो कहानियां लिखते गए और वो बनती गई किताब। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड। क्या मतलब जब आप उनके साथ होते थे, जैसे मैं किताब देख रही हूँ उसमें स्केचेस भी बहुत बनाए हैं, हर किताब के साथ स्केच है। क्या ये मतलब स्केच आप लोगों का क्रिएटिव था या पब्लिशर की क्रिएटिव थी? लेकिन बहुत ही खूबसूरत है ये पूरा का पूरा जो कलाम का बचपन है। जब इसको मैं एक एक पेज पढ़ रही थी और उसके बाद आपने नीचे एक एक संदेश दिया है बचपन का, कि जब माँ खाना नहीं खा पाती है तो उनका बड़ा भाई कैसे उनको देखता है। मतलब वो रोमांचित करने वाला था। इसके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मैं बार बार कह रही हूँ। क्या हम ये कह सकते हैं कि एक नाव जो थी उसने उन्हें साइंटिस्ट बनाया, या वो आकाश में उड़ते पंछियों ने उन्हें साइंटिस्ट बनाया? आपको क्या उन्होंने बताया कि वो कैसे साइंटिस्ट बनने की जो नींव थी उनके अंदर, वो कहाँ से आई? नाव से, जो वो आपने कहानी में लिखा है, या पंछी कैसे उड़ते हैं उसने उन्हें
किस देखिए, तरह यहाँ पहुंचाए? ये पहले आपका जो ये इलस्ट्रेशन का प्रश्न था उसका जवाब दिया जाए। जी इलस्ट्रेशन मैंने नहीं बनाई है, इलस्ट्रेशन हमारे पब्लिशर ने बनवाई है। पीयूष जी लीड करते हैं प्रभात पब्लिकेशन को, जी। और प्रभात पब्लिकेशन ने इसको बहुत ही ब्यूटीफुल, मैं तो इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इसके साथ इलस्ट्रेशन है, उस इलस्ट्रेशन में उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से कैप्चर किया है उस स्टोरी को कि वो काबिले तारीफ है। मैं तो कहानियां बनाता हूँ, चित्र नहीं बनाता, लेकिन कहानियों में चित्र और ये सब चीजें भर देना, ये एक अलग एक्सपर्ट का काम है। तो आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। अब जहां तक आपका सवाल ये था कि साइंटिस्ट कैसे बने डॉक्टर कलाम साइंटिस्ट या विज्ञान के प्रति जो उनका रुझान था, वो बहुत सारी चीजों से बन के बना है। ना वो नाव या चिड़िया किसी एक चीज में कह देना शायद अनफेयर होगा उन बाकी सारे इंसिडेंट्स को लेकर के। एक वैज्ञानिक के अंदर जाता क्या है, एक वैज्ञानिक के अंदर वैज्ञानिक सोच होती है, सत्य की खोज की एक प्रेरणा होती है, साहस होता है कि किसी भी चीज को वो चैलेंज कर सकता है, वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट को चैलेंज कर सकता है। एक वैज्ञानिक के अंदर असफलता झेलने की क्षमता होती है और बार बार असफलता झेलने की क्षमता होती है। विज्ञान का शायद ही कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट रहा होगा, इवन डॉक्टर कलाम की जिंदगी में, जो पहली बार में सक्सेसफुल हो गया। असफलताओं से ही विज्ञान सफल बनता है। सो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको देख करके कोई वैज्ञानिक बनता है। वैज्ञानिक, एक बच्चा वैज्ञानिक सोच रखता है, पहले वैज्ञानिक बनने से पहले आपको वैज्ञानिक सोच रखनी होती है। दो तीन चीजें, अब वो रामेश्वरम में, क्योंकि उनकी पैदाइश रामेश्वरम में हुई, वो वहीं बढ़े, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। अब ये भी है कि वो इंसिडेंट से उन्होंने क्या प्रेरणा ली, वो उस बच्चे की भी महानता थी। तो आप एक ही चीज से दो अलग अलग लेसन ले सकते हैं। चिड़िया वाला इंसिडेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डॉक्टर कलाम की लाइफ में। विज्ञान से ज्यादा उनको पायलट बनाने की प्रेरणा दी उसने। हाँ, राइट। तो अच्छा। उन्होंने हम्म। सो क्या हुआ कि उनके जो एक टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, जो 10 साल की उम्र के जब डॉक्टर कलाम थे, तो 5वीं क्लास के जो टीचर थे, वो पढ़ा रहे थे बोर्ड पर कि आप चिड़िया कैसे उड़ती है। अब ये मैं आप बात कर रहा हूँ 1940 की। 1940 में आपको ऐसे प्लेन और एयरपोर्ट्स नहीं होते थे, मिलिट्री फ्लाइट्स होती थी, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो फ्लाइट्स होती थी, लेकिन आम आदमियों के लिए नहीं होती थी, लड़ने झगड़ने के लिए फ्लाइट का इस्तेमाल होता था। और क्योंकि हम बाय फोर्स, इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, तो हम जबरदस्ती उस युद्ध में एक पार्टिसिपेंट बन गए थे। तो इसलिए वो समाचार आते थे। तो डॉक्टर कलाम फ्लाइट्स के प्रति सबसे पहला अट्रैक्शन उनका एक्चुअली इससे भी पहले आ गया, जब वो अखबार बेचते थे। तो अखबार में न्यूज आती थी कि फलां ब्रिटिश पायलट ने इतने जर्मन पायलट्स को मार गिराया। उस समय बैटल ऑफ लंदन चल रही थी, इंग्लैंड के ऊपर लुफ्टवाफ जो जर्मन एयरफोर्स थी और रॉयल एयरफोर्स जो ब्रिटिश एयरफोर्स थी, वो लड़ती रहती थी रोज, और सैकड़ों पायलट मरते थे उसमें, और सैकड़ों पायलट बहुत वीर काम करते थे दोनों साइड से। तो ये न्यूज आती थी। अब वो अखबार बेचने वाला जो बच्चा था, जो आर्थिक अभाव के कारण अखबार बेच रहा है, वो अखबार बेचते समय बोलता था कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, तो अखबार पढ़ना भी पड़ता है। तो वो अखबार पढ़ने की आदत से उनको फ्लाइट का सबसे पहला अट्रैक्शन हुआ। फिर उनके टीचर ने बताया चिड़िया कैसे उड़ती है, तो वो लेसन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उड़ने की ही तो सबसे ज्यादा चीज सुन रहे हैं। लेकिन वो समझ भी नहीं आया किसी को, तो चिड़िया को उड़ना दिखाने के लिए वो उनको समुद्र के तट पे लेके गए, जहां पर वाकई वो सी गर्ल्स जो थे वो उड़ रहे थे, समुद्री जो पक्षी होते हैं। तो उन्होंने फिर उड़ते हुए दिखाया उनको, तब समझाया कि कैसे उड़ती है चीज, किसी चीज में उड़ान कैसे आती है। तो वो उड़ान कैसे आती है ये उन्होंने चिड़िया से सीखा। चिड़िया से किसने सिखाया? शिक्षक ने सिखाया। शिक्षक इस सब्जेक्ट में विषय में रुचि कहां से आई? अखबार बेचने से आई। अखबार क्यों बेचा? क्योंकि आर्थिक अभाव था, और अखबार बेचने के लिए साथ किसका मिला? साइकिल किसकी मिली? भाई की मिली। तो इसलिए ये सारी चीजें मिलकर के एक अब्दुल कलाम जी बनते हैं। एक ही से नहीं बनते, सारी चीजें एक साथ मिलती हैं, ठीक है। और फिर माँ खाना कौन खिलाता था? अखबार बेचने जाता था तो सुबह सुबह कौन उठाता था, कौन खाना देता था? सुबह माँ देती थी उठ करके। तो ये सारी चीजें जब, इसलिए जब आपने शुरू में कहा ये किताब बच्चों के लिए नहीं है, ये किताब अभिभावकों के लिए भी है। क्योंकि कलाम बनाए कैसे हम अपने बच्चों से, हम कैसे उनको प्रेरणा दें? ये सारा, कितने सारे लोग एक साथ लगते हैं तब एक वो बनते हैं कलाम। तो इन सब चीजों से उनको पायलट बनने की प्रेरणा मिली। पायलट बनाने गए तो फेलियर हो गया। सबको पता है कि डॉक्टर कलाम 8 लोगों का सिलेक्शन होना था, 9 नंबर आ गया उनका, 9th रैंक पे सिलेक्शन नहीं हुआ एयरफोर्स में। अभी एयरफोर्स तो जस्ट बनी थी, भारत की एयरफोर्स। उस समय तो भारत बस आजाद एक देश हुआ था, तो जरा से फ्लाइट एयरक्राफ्ट ही नहीं थे, तो पायलट कितने लेंगे? तो 9 नंबर आया। जब 9 नंबर आया और हार गए, तो फिर तो उनको फिर वो आध्यात्म की तरफ चले गए।
वो अच्छा। आध्यात्म में कुछ समय उन्होंने बिताया। हाँ, वो चले गए पहाड़ों में, लेकिन चले। मुझे नहीं लगता है कि आपने नहीं, वो मेंशन इसमें नहीं है, वो हाँ, बचपन की बात हाँ, है ना, अब युवा अवस्था में आ गए हैं, हाँ, तो हाँ। कलाम का युवा जब किताब लिखेंगे ना, तब ओके, शायद हम लिखेंगे इसके ओके, बारे में। ओके। तो उसका भी हाथ है। हुँ, और फिर वहां से दोबारा, फिर जब उन्होंने कहा चलो अभी एयरक्राफ्ट तो नहीं, मैं पायलट नहीं बनूंगा, बट मैं उड़ने वाली चीजें बनाता हूँ, हुँ, वहां पे किसने साथ दिया? विक्रम साराभाई ने साथ दिया। सो ऐसे करते 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 कलाम, जिस कलाम साहब को हम जानते हैं, उनको बनाने के लिए इतने सारे हाथ लगे। तो कितने कुम्हार लगते हैं एक इतना खूबसूरत बर्तन बनाने में। ये उसका एक स्टेज ये किताब है, बिल्कुल, बचपन का स्टेज। बिल्कुल, और बिल्कुल। जानना ये जरूरी है किसी के लिए जो ये किताब पढ़ रहे हैं, कि हर एक पल पे कैसे उनकी माँ एक एक पल पे सैक्रिफाइस करती थी, कैसे उनके पिता एक एक पल को कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते थे कि वो बच्चे को ये सिखा पाए, कि वो तुरंत बताएंगे उनको कि ये नैतिकता है, ये सही है, ये गलत है, सत्य है, असत्य है, सही मार्ग पे चलना है, चाहे उसका खामियाजा भुगतना पड़े। ये उनके पिता ने उनको सिखाया। उनके भाई ने उनको पूरे टाइम लाइफ में सपोर्ट किया। उनके भाई और उनके बीच में उम्र का अंतर बहुत था, करीब 16-17 साल का था। तो भाई भी एक प्रकार के पिता बन गए। तो कैसे भाई ने उनको चीजों पे सिखाया, आप वो रोटी वाली कहानी में हाँ, कैसे भाई ने उनको सिखाया कि तुम देखो तो कि माँ कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही है, कि उसकी रोटी, तुम अपनी रोटी खा गए, फिर उसकी भी रोटी खा गए, अभी सबकी रोटी खाओगे, लेकिन तुम देखा नहीं कि कहाँ से आ रही हो। तो दूसरों के सैक्रिफाइस पे ध्यान देना एक बड़े भाई ने सिखाया। पिता ने उनको जब सिखाया कि अगर कोई गिफ्ट देता है, जैसे एक उनके वो पिता जब जीत गए थे इलेक्शन विलेज का, तो कोई गिफ्ट दे के चला गया। अब पिता थे नहीं, माता जी जो है अंदर बिजी थी, तो छोटे कलाम जो है पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा गिफ्ट रख के चले जाओ आप। जब पिता वापस आए तो कहते हैं कि पहली बार मेरी पिटाई हुई, और मेरे को बोला उन्होंने, तुमने गिफ्ट क्यों रख ली? गिफ्ट रखने से आदमी की वैल्यू गिर जाती है। तो आज तक, मतलब वो कब की बात होगी ये, 10 साल की उम्र की बात होगी, 9 साल की, 83 साल की उम्र तक डॉक्टर कलाम कोई गिफ्ट नहीं लेते थे, सिर्फ किताब लेते थे, और किताब दे भी देते थे। तो अगर सबको जहां जाते थे वो एक बंडल ऑफ किताब तो जाती थी। हमारा ऑफिस का बड़ा एक्सपेंस तो डॉक्टर कलाम की बुक गिफ्टिंग थी। तो हम प्रभात जी से मंगाते थे किताबों के सेट, और वो हाँ, किताब के सेट हम सबको जो है देते रहते थे, जहां भी डॉक्टर कलाम जाते थे। और वो बड़े लगा के देते थे कि ये वाली, स्कूल में जा रहा हूँ तो ऐसी किताब है, किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ तो ऐसी किताब है। तो 5-6 किताब तो हम हर जगह देते थे। और डॉक्टर कलाम जो लेते थे वो सिर्फ कोई पुस्तक ही होती थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं लेते थे। अगर कुछ और होता था तो वापस कर देते थे। क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने ये लेसन दिया था, तब की बात है। तो इसलिए पूरा इकोसिस्टम है, इस किताब में वो इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, हमें वो बनाना पड़ेगा। बहुत ज़रूरत है आज। आज तो मुझे लगता है कि आज के समय में तो बहुत ज़रूरत है पेरेंट्स को भी। और मैं तो मतलब जब पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि मुझे रिकमेंड बार-बार करना चाहिए इस किताब के बारे में, कि भई आप एज़ अ पेरेंट भी पढ़िए, स्कूलों में रखिए इस किताब को, और रिकमेंड कीजिए बार-बार कि ये किताब पढ़ी जाए। एक चीज़ और जो मैं पढ़ रही थी जब किताब, तो जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, अगर हम उसकी बात करें, जब वो उनका जन्म होता है, तो एक तरफ मंदिर में घंटा बजता है, घड़ी घंट बजते हैं, दूसरी तरफ मस्जिद से अज़ान आती है और उनके पिता थैंक यू कह रहे होते हैं कि हाँ, मेरे घर में, जबकि उनसे पहले 9 बच्चे हो चुके थे। उसके बाद भी वो उनको लग रहा था कि एक प्रकाश मेरे घर में आ रहा है। वो आपकी जो कहानी है ना, वो रोंगटे खड़े करने वाली, एकदम पहली छोटी-सी कहानी है वो, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर बात करें उनके परिवेश की, तो क्या ये कह सकते हैं हिंदू-मुस्लिम तो उस समय भी बहुत होता था। जैसा कि आपने एक किताब में लिखा है, टूट गए बंधन, जिसमें आप बता रहे हैं कि कैसे उनके जो गुरु थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो एक ब्राह्मण परिवार के थे और उनकी वाइफ किस तरह से उन्हें पहली बार तो अंदर नहीं जाने देती, लेकिन दूसरी बार उनको अपने साथ ठीक है। बैठा के और खिलाती हैं। वो थोड़ा मुझे लगता है कि आज के परिवेश में और जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं हमारे इर्द-गिर्द, आपको लगता है क्या कि इस तरह की चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को, कि जब 40 मतलब 80 साल पहले कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है, तो आज क्यों नहीं हो रहा? देखिए, डॉक्टर कलाम ऐसे एनवायरनमेंट में उनकी जन्म हुआ, ऐसे परिवार में जो एक मंदिर के साए में रहता था। हाँ, बिल्कुल, वही मैं एक कह रही मुस्लिम परिवार हूँ। है ना, तो रामनाथ मंदिर वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है, आप देखने योग्य है। और और वहीं पर मस्जिद भी है पास में, दूर नहीं है वो मस्जिद भी, जहाँ पे डॉक्टर कलाम के पिता काफी ज्यादा भी करते थे। और वहां पर अगर आज भी
कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो इस मंदिर के सर्विसेज में ध्यान देते हैं, जैसे फूल का काम हो गया या प्रसाद का काम हो गया, इसमें है, आज भी है। हमें लगता है कि कभी कभी हम समाज में जो मनों का जो एक तरह से विरोधी परस्पर विरोध होने लगा है, जितना है उससे ज्यादा हम सोचते हैं, क्योंकि हम वही देख रहे हैं, हमें हाईलाइट वही हो रहा है, तो जो चीज हाईलाइट होती है हम वही पढ़ते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जो इन चीजों पे इतना विश्वास नहीं रखते हैं। हम एक सभ्यता है, भारत एक सभ्यता है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत सभ्यता ऐसी है जो ये कहती है कि हर व्यक्ति को अपना रास्ता चुनने का अधिकार भी है और स्वतंत्रता भी है। भारत ऐसा ही है और अंदर से हम ऐसे ही हैं। ठीक है, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो शायद हमें अपने इस फिलॉसफी से अलग करते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज हम यही हैं, यही भारत है और यही भारत सभ्यता है, और ये हमसे कहीं बड़ी है। ये सन 47 से भी ऊपर है, ये भारत तो हजारों साल पुराना है, सबसे पुराना है, तो सबसे पुरानी और ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। और शायद यही डॉक्टर कलाम के अंदर भी यही है। डॉक्टर कलाम, आप सोचिए कि एक ठीक है, मुस्लिम थे, कहने को मुस्लिम थे, पढ़ते क्या थे? गीता पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि अच्छी लगती थी। स्वतंत्रता है, एक भारतीय होने के नाते उनको लगता था मेरे अंदर स्वतंत्रता है कि मैं कोई भी ग्रंथ पढ़ सकता हूँ और जितना पर चाहूं उतना पढ़ सकता हूँ। और पढ़ते थे, और गीता पढ़ते ही नहीं थे, पढ़ाते थे। अच्छा। किसी भी लेक्चर में आप जाएंगे तो गीता को कोट करते थे। वो कहते थे गीता में ऐसा लिखा है, उसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए। IIM अहमदाबाद में जब वो आए थे तो उन्होंने गीता के बारे में पढ़ाया। उन्होंने कुरान से भी चीजें पढ़ाई, लेकिन उन्होंने गीता से भी पढ़ा। तो और बहुत ही वेल वर्स थे, उनको पूरा ज्ञान था उसका। वीणा बजाते थे। अब कहने को तो वीणा हिंदू कल्चर में माना जाता है, लेकिन वो वीणा बजाते थे, अच्छा लगता था। क्यों? अच्छी लगती है आवाज मुझे इसकी, तो मैं करूंगा। जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मुझे सही लग रहा है, वो मैं कर रहा हूँ। शाकाहारी थे, अच्छा। अंडा भी नहीं खाते थे वो तो। नहीं, वो ऐसे बाद में आपने लिखा है कहीं पे कि वो लेकिन थे तो, शाकाहारी। हाँ हाँ। वो तो बन गए। उनको हाँ। पहले, वो तो बहुत अच्छी एग्जैक्टली। कहानी है, वो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। वो हाँ। वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है। हम्म। लेकिन शाकाहारी थे, हम्म। ठीक है। और लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने वाला अगर कुछ अपने हिसाब से मांसाहार कर रहा है तो करे, वो उसकी मर्जी है, ये मेरी मर्जी है। सो हम्म। डॉक्टर कलाम, आई थिंक वो शुरू वहीं से होता है कि वो एक ऐसी ऐसी जगह पैदा होते हैं जहां पे अजान और मंदिर की घंटी साथ बजती है, जहां पर एक तमिल ब्राह्मण की फैमिली उनका ख्याल रखती है, शुरू में रेजिस्ट भी करती है। हाँ। उनके टीचर ही उनको पढ़ाते हैं, लेकिन उसी टीचर की वाइफ रेजिस्ट करती है कि नहीं, ये बच्चा थोड़ा मुस्लिम है, इसको खाना, हम मैं रसोई में नहीं आने दूंगी। पहले तो खाना नहीं दूंगी, फिर रसोई में नहीं आने दूंगी, लेकिन फिर प्यार से खिलाऊंगी भी। तो वो बात भी वो कर रही है। ऐसा नहीं है कि खाना खराब दे रही है, लेकिन धीरे धीरे रूढ़ियां टूटती हैं। एक चीज ये भी दिखाता है कि संयम चाहिए होता है। हर व्यक्ति ना अपने एक प्री कंसीव नोशन जिसको बोलते हैं, मनोविचार से आता है, और वो मनोविचार उसके अनुभवों से निर्धारित होते हैं। तो हम ये सोचें कि हर व्यक्ति हमारे हिसाब से ही सोचे, वो हमारे ही जितना सेकुलर हो या लिबरल हो या नहीं हो, जो भी हो, जरूरी नहीं है। उसके अनुभव अलग होंगे, और हो सकता है आपके साथ अनुभव उसके साथ ऐसे हों कि वो अपना रास्ता बदल दे, बदल दे। लाइक। लेकिन ये डिमांड नहीं किया जा सकता। हम्म। तो छोटे कलाम अगर यंग कलाम बोलते कि नहीं मैं तो जाऊंगा ही नहीं, यहाँ तो मेरे तिरस्कार हो गया, तो शायद वो अपने टीचर को भी खो देते। हम्म। या उनके टीचर बोलते कि नहीं, आप अपनी वाइफ को ये नहीं बोला उन्होंने कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा। धीरे धीरे असिमिलेट किया, एक घर के अंदर ही अपनी ही पत्नी के साथ धीरे धीरे उन्होंने वार्ता करी और असिमिलेट कराया। सो हमें लगता है कि हमें लोगों के साथ एक लेसन उसमें यह है कि संयम आवश्यक है। हमें व्यक्तियों के साथ संयम रखना पड़ता है हम्म। कि हर व्यक्ति अलग होता है। तो इवन एक छोटा बच्चा भी संयम रख पाया डॉक्टर कलाम के रूप में। और मुझे लगता है कि इसमें उनके परिवार का भी हाथ है, क्योंकि उनके आई एम श्योर कि परिवार ने भी बोला होगा कि बेटा जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, फिर जाना, अगले दिन फिर जाना। अगर उनका पिताजी, आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में तो परिवारों में झगड़े हो जाते हैं। उन कलाम साहब के पिताजी पहुंच जाते टीचर के यहाँ और कहते तुमने ऐसा क्यों किया, बट नहीं किया, नहीं किया। है ना। आज की डेट में तो ऐसा ही होता है। सो हम लोगों के अंदर संयम कम हो गया है। मुझे नहीं लगता कि हमारे अंदर सहिष्णुता कम है, वो अभी भी है, लेकिन हमारे अंदर संयम कम हो गया एक कहानी जो मुझे बहुत अट्रैक्ट की, या कहें कि मुझे खुद को समझने में समय लगा, वो थी पहली असली कमाई। जो इमली के बीज बेचते हैं, मतलब अखबार बेचते हैं, वो तो सही था,
मतलब वो तो बहुत पढ़ा लिखा गया। लेकिन आपने एक कहानी लिखी जो मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी, वो इमली बेचने की कहानी। वो छोटे से बहुत कम शब्दों में अगर आप हमें हमारे पाठकों और हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कहाँ से शुरू हुआ और वो किस तरह से उसने उन्हें कैसे आगे बढ़ाया, और वो क्या समय था उनकी लाइफ का जब वो इमली बेचने निकले, इमली के बीज बेचने निकले। हाँ, तो देखिए ये क्या है कि डॉक्टर कलाम, आप बात कर रहे हैं 1930s और अर्ली 1940s की। हम्म। उस समय भारत बेहद गरीब देश था। हम्म। और गरीब देश तो अंग्रेजों ने हमें बना के रखा ही था, लेकिन जब अंग्रेजों की अपनी लड़ाई हुई, फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर, बहुत चल तो रही थी। अंग्रेजों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारत से बहुत सारी अर्थव्यवस्था खराब कर दी, और अर्थव्यवस्था से ज्यादा भारत की फूड चेन खराब कर दी। यानी कि यहाँ का जो राशन, जो हमारा अपना खाना था, वो यूरोप के वॉर्स में जाने लगा, और यूरोप के वॉर को पहले खाना जाता था और हमें कम आता था। इस वजह से पूरे भारत में भूखमरी की हालत थी। इनफैक्ट बहुत ही कम लोगों को इतिहास में, ये एक और डॉक्टर कलाम के साथ किताब में हमने इस पर रिसर्च किया था, द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे बड़ी जो त्रासदी थी वो भारत में हुई थी। यहाँ करीब 60-70 लाख लोग भूख से बंगाल में अकेले मर गए थे 1943 में। अब इस बारे में हम कोई बात नहीं करते क्योंकि वो भारत में हुआ था। अगर यूरोप में होता तो शायद एक बहुत बड़ी न्यूज होती, उसमें हम हिटलर जैसे लोगों का फिर कहते कि चर्चिल भी हिटलर थे, ऐसी बात करते। लेकिन भारत में त्रासदियों को अंग्रेजों ने कारपेट के नीचे डाल दिया। लेकिन उस त्रासदी का इम्पैक्ट ये था कि पूरे भारत में था। इनफैक्ट रामेश्वरम जैसी जगहों पर उस समय गेहूं बंटने लगा, क्योंकि राशन से जो थोड़ा, मतलब वो हर व्यक्ति के हिसाब से खाना आता था। तो वो इसलिए वो रोटी वाला प्रॉब्लम भी हो रहा था। हाँ। रोटी आई क्यों? आप, एक सवाल ये था कि रामेश्वरम में लोग रोटी क्यों खा रहे थे? क्योंकि ये तो साउथ इंडियन में तो चावल होता है, चावल होता क्योंकि है। चावल सब यूरोप भेज दे रहे थे। हम्म। तो चावल यूरोप चला जाता था, तो जो बचता था वो गेहूं भारत में बढ़ जाता था। तो इसीलिए मजबूरी के कारण डॉक्टर कलाम ने रोटी भी खाना शुरू किया, और वो जीवन के अंत तक पराठे और रोटी खाते थे। उनको पसंद आ गया, बचपन में जबरदस्ती खिलाया गया, है ना, लेकिन पसंद आ गया तो ले लिया। तो ये वो टाइम था। उस समय हर एक घर के हर बच्चे को, जो जिम्मेदार बच्चे होते थे, उनको लगता था कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि सब कुछ बिजनेस ठप हो चुके थे, चीजें डिफिकल्टी में थी। उस समय की बात है, ये अखबार बेचने से भी पहले की बात है। हाँ, अब इसीलिए क्या मैंने करें? कहा कि हम लोगों ने कलाम साहब ने अखबार बेचा बचपन में, वो तो हम लोगों ने सभी ने पढ़ा। लेकिन इमली के बीज घर घर जाके और इकट्ठे किए और उससे एक आना कमाया, मुझे लगता है कि वो कहीं दबा कुचा रह गया। उसके लिए बहुत थैंक यू तो आप। ये जो इमली गिरती थी ना, ये हाँ। पेड़ों से गिर जाती है मौसम में, तो हम्म। ये इमली की डिमांड साउथ इंडिया में बहुत होती है, क्योंकि सांबर में और चटनी में इमली पड़ती है। तो और इमली ऐसी चीज थी, अब आज भी, और आप, हम जब छोटे थे तब भी इमली तो सबने बटोरी है, बेची नहीं है लेकिन बटोरी सबने है। तो इमली के जो है वो मेहनत का काम है, बच्चे बटोर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो डॉक्टर कलाम क्या करते थे कि वो पेड़ों से इमली बटोरते थे, और इमली जो गिरती थी उसको बटोर लेते थे, और वो बटोर करके वो जाकर के उसको बेचते थे। और एक आना मिलता था। एक आना कुछ खास नहीं होता है, वो रुपए का मेरे ख्याल में 16वां हिस्सा होता है। बट उस समय रुपए का 16वां हिस्से में आपको एक टाइम का खाना तो मिल जाता था। तो वो अपने खाने का एटलीस्ट पैसा खुद निकालने की कोशिश करते थे। अब ये भी शिक्षा की बात है, बिकॉज बच्चे को परिवार की आर्थिक स्थिति को देख करके जिम्मेदारी ले लेना कि चलो मैं अपने खाने के लायक तो इमली निकाल लूंगा, एक बड़ी बात थी। तो ये सब, और उससे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वही दिखाता है कि डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज में भी आप कम रिसोर्सेज को कुछ तो करोगे। अगर रिसोर्स कम है तो भी कुछ आप करोगे, कुछ तो हाथ बटाओगे, और वो चीज एंड तक डॉक्टर कलाम के साथ थी। तो इमली बेचने के वजह से ही फिर उनको लगा कि अभी और पैसा कैसे कमाएं, तो अखबार बेचते हैं। अखबार बेचने का फायदा यह था कि स्कूल जा सकते थे। तो इमली तो शाम की काम है, क्योंकि स्कूल तो जाना ही है। सुबह अखबार बेच सकते हो आप, क्योंकि सुबह जल्दी उठ करके जाना है आपको। तो इस प्रकार से इन्होंने, ही बिकेम एन एंटरप्रेन्योर अपने जमाने के। ही वाज, अब आज की डेट में होते तो शायद अखबारों में आपके निकलता कि उन्होंने चाइल्ड एंटरप्रेन्योर। हाँ, उन्होंने एक जगह लिखा है कि पिता ने उनको बार बार कहा कि आत्मनिर्भर कैसे बनना है। वो भी एक कहानी मैं इसमें पढ़ रही थी। एक कहानी जो मुझे, बहुत सारे सवाल मेरे अंदर अभी चल रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपकी जो मुलाकात कलाम साहब से हुई और उसके बाद वो जो जर्नी आपकी चली, उस बीच में वो कितनी बार आपको अपने बचपन की बातें बताते रहे या आप उनके साथ ही रहने लग गए, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। क्योंकि इतनी गूढ़ बातें और इतने बचपन की बातें, छोटी छोटी बातें तो उनकी बहुत आई हमारे सामने, लेकिन ये पूरी 47
122 पेज में उनके बचपन को जो आपने उकेरा है, वो अपने आप में मतलब अतुलनीय है कह सकते हैं। वो बताइए कि आपको कैसे वो बताते थे? डॉक्टर कलाम के साथ मेरा सबसे पहले मुलाकात 2008 में हुई, जब मैं IIM अहमदाबाद में था और वो शिक्षक थे हमारे, पढ़ाने आए थे कोर्स। और मैं उस समय छात्र प्रेसिडेंट होते थे हमारे यहाँ, उसको जनरल सेक्रेटरी बोलते थे, बट कॉमन भाषा में जिसको स्टूडेंट प्रेसिडेंट बोलते हैं, मैं वो था, उनका उनका छात्र भी था उस क्लास का। और उसके बाद क्लास में मुलाकात हुई, जितनी बार हुई, 6 बार आए थे वो। और 2009 में जब मैं ग्रेजुएट कर गया तो मैं एक अमेरिकन कंपनी थी, आई स्टार्टेड वर्किंग, कंसल्टिंग कंपनी थी। और फिर मैं 2009 में उनसे एक बार मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो आप, ऐसा कर, मैं गोल्ड मेडलिस्ट था अपने बैच का, सो आई वाज द गोल्ड मेडलिस्ट, आई वाज द स्टूडेंट प्रेसिडेंट। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा, तो तुम्हारे मार्क्स तो अच्छे हैं। मैंने कहा हाँ सर, सबसे अच्छे हैं। सो अच्छा, तुम्हें गोल्ड मेडल भी मिला है? मैंने कहा हाँ सर मिला है, और ऑलराउंडर होने के लिए मिला है। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, तो अभी इन सबको इस्तेमाल करके आप दुनिया और देश को कैसे बदलोगे, ये सोचो। ये काफी बड़ा विचार है, बिकॉज सवाल आसान लगता है लेकिन जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो हिज क्वेश्चन वाज, आर यू डूइंग जस्टिस टू योर टैलेंट? क्या आप अपने टैलेंट, या जो भी आप किस्मत भी है, भाग्य भी है, इसमें तो बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हैं, भाग्य की वजह से पीछे रह जाते हैं, तो इन सब चीजों का हम लोग, क्या हम जस्टिस कर रहे हैं इसके साथ? तो दैट इज अ थॉट जो उन्होंने मेरे दिमाग में डाल दी। तो इस विचार को लेकर के काफी भारी विचार है। और फिर बातचीत हमारी चलती रही। फिर उन्होंने एक दिन बोला कि बातचीत होती रही, उन्होंने कहा कि यू कैन वर्क विद मी, लेट्स वर्क टुगेदर ऑन दिस। तो अब ऐसे मौके को कौन जाने देगा? तो फिर मैंने वो नौकरी छोड़ी और मैं डॉक्टर कलाम के साथ, फिर मैं वहीं रहता भी था। अब उस समय आई वाज जस्ट, मतलब मैं तो छोड़ करके एकदम, कितने साल का होगा, 25 साल के हो गए, हाँ ऐसे ही कुछ होंगे। सो डॉक्टर कलाम ने फिर बोला कि चलो इस पे, ये प्रोजेक्ट है पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, उस पे काम करते हैं शुरू में। तो हमने वहां से शुरू करते 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 7 साल हो गए, और उसमें कई, अधिकतर समय उसी घर में, वो 10 राजाजी मार्ग भी में रह जाता था। सो हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब साथ होता था। और डॉक्टर कलाम जब भी, उनके पास ये चीज थी कि बात करते करते वो कुछ प्रेरणा जरूर देते थे। सो 3 बजे टहलते थे तो साथ हम टहलते थे, तो टहलते टहलते कुछ बताते थे, कभी अपने बचपन की बातें, कभी नेचर की बातें, कभी जो दिख रहा था उसी की कमेंट्री उनकी इतनी अच्छी होती थी कि एक फूल के ऊपर मधुमक्खी बैठी है, उसकी भी वो इतनी अच्छी कमेंट्री कर देंगे आपको। और वो मधुमक्खी से भी कितना इंस्पिरेशन आपको मिलेगा। एक बड़े से विराट पेड़ है जो उनके घर में, 110 साल पुराना, वो उस पेड़ की कितनी उनकी कल्पना थी उसके अराउंड। जो मोर घूमते थे उसकी कितनी कल्पना, फिर उनके बचपन की यादें, उनके टीचर की यादें, उनकी युवा अवस्था की एक्सपीरियंसेस। और धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये कितना ओवरवेलमिंग है। अभी तो सिर्फ बचपन की कहानियां हैं, ऐसी तो बहुत सारी और कहानियां हैं। हर 10 साल में आप 40 कहानियां ऐसे निकाल सकते हैं, और 40 की 40 वो ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि शायद हम एक दो ही याद रख पाएंगे अपनी जिंदगी में अगर ऐसी होती है, लेकिन वो उतने याद रखते थे। और उसको, उससे क्या प्रेरणा लेनी है वो इम्पोर्टेंट था। कहानियां तो हो सकती हैं, लेकिन करा क्या आपने उसका? तो ये कहानियां ऐसी हैं जो डॉक्टर कलाम ने कभी कभी चलते हुए, कभी कहीं बात करते हुए, कभी खाना खाते हुए आसपास हम लोगों ने बात करी है। वो खाना देखेंगे तो उनको याद आ जाएगा, अच्छा तो कोई मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार, वैसा हुआ था। तो काफी एक, आई थिंक ही हैड अ वेरी स्ट्रांग मेमोरी एंड अ वेरी स्ट्रांग रिकॉल। कोई चीज देख करके उनको याद आ जाती थी ऐसा भी हुआ था। तो उनको अगर एक गिलास दूध देखेंगे तो उनको याद आ जाएगा कि मैं उड़ीसा में चांदीपुर जाता था, तो एक और 1990 में तो एक ढाबा था, वहां उस ढाबे का नाम ये था, वहां पे बड़ा अच्छा दूध मिलता था, ऐसा गरम गरम, हम रास्ते में पीते हुए जाते थे जब मिसाइल एक्सपेरिमेंट करने जाते थे, मिसाइल वाला। तो हिज मेमोरी वाज वेरी शार्प आई थिंक, एंड दैट, क्योंकि मेरे पास समय था इसलिए वैसी कहानियां बताते रहते थे, तो हम लिख लेते थे। तो हम लिख करके फिर उसको लिख लिख करके इवेंचुअली वो किताब बन गई। दैट्स व्हाट इट इज। एक और जो बहुत कम सामने आया, या शायद मेरी नजर से बच गया होगा क्योंकि कलाम तो हर किसी के फेवरेट रहे, बहन जोहरा की कहानी, जिसने ज्वेलरी बेच दी उनको पढ़ाने के लिए। तो वो जब वो सुनाते थे आपको या किसी को भी, जब मग्न होते होंगे या कुछ ऐसा वाक्य, आप जैसा बता रहे हैं कि एक वाक्य आता था उसके बाद वो कहानी सुनाते थे या बताते थे कि ऐसा हुआ, वो जो मोमेंट था उसके बारे में आप थोड़ा बताएं हमें कि वो देखिए, कैसे बहन आती थी। डॉक्टर कलाम के जीवन में, और बहुत इंपॉर्टेंट है,
देखिए अभी हमने उनके भाई की तो बात करी कि उन्होंने कितना कुछ सिखाया, उनकी माँ की बात करी कैसे उन्होंने रोटी जो है अपने हिस्से की खिला देती थी, किस प्रकार से वो हमेशा उनको प्यार और स्नेह से समझाती थी। पिता थोड़े मैसेज देते थे प्रेरणा में और थोड़ी सख्ती से भी दे देते थे। माँ हमेशा उसके पोलर ऑपोजिट होकर के स्नेह से उसी चीज को दोबारा समझाती थी। तो इसी क्रम में उनकी जो बहन थी वो बड़ी इंस्पिरेशनल थी पूरी फैमिली में। वन वेरी इंटेलिजेंट वुमन, ही ऑलवेज सेड कि जो हमारी बहन थी वो बेहद एक साइलेंट सैक्रिफाइस जो होता है ना, वो उस प्रकार की व्यक्ति थी और शायद माँ से इंस्पायर्ड थी उनकी। और माँ के साथ हाथ बटाती थी कठिन दौर में, उन्होंने भी काफी हाथ बटाया। और जब डॉक्टर कलाम को कभी भी कठिनाई हुई तो एक कहते हैं ना बड़ी बहन माँ समान हो जाती है, तो वो माँ समान जो है उन्होंने शायद उससे भी ज्यादा उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए। और बहन ने जब डॉक्टर कलाम को छात्र वो पैसे फीस के लिए पैसे की आवश्यकता थी, तो पैसे कहाँ से, अब उस जमाने में बैंक तो मिलते नहीं थे कि लोन मिल जाएगा कहीं से भी आपको, वो सब तो होता नहीं था। तो कैसे मिलेगा पैसा, चाहिए होगा, बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन उस उनके लिए बहुत ज्यादा था। तो अब कैसे करेंगे, तो उन्होंने अपने गहने गिरवी रखे और उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि तुम पढ़ने से मत कोताही करना, पढ़ाई करो आप पूरी, उसकी चिंता मत करो कि कैसे पैसे आने हैं। और बहन ने ऐसा काम किया, बड़ी बहन ने। तो आई थिंक परिवार के अंदर अब नहीं करती वो तो पढ़ाई नहीं पाती। तो डॉक्टर कलाम नहीं पढ़ पाते, पायलट तो खैर नहीं बन पाए, लेकिन वो जो साइंटिस्ट बने, एरोनॉटिकल इंजीनियर, वो नहीं बन पाते, वो नहीं बनते तो स्पेस में नहीं जाते, तो शायद भारत को मिसाइल नहीं मिलती। तो उस महिला की सैक्रिफाइस उसकी बहुत बड़ी बात होगी ना, उसके गहने, उसके पाई पाई जोड़ करके उसको मिले होंगे, उसकी संपत्ति थी वो। रही होगी, उसकी खुद हाँ की फैमिली रही होगी जो हाँ, उसकी खुद बहुत बहुत सारी चीजें होंगी, कितने लोगों को उसने कन्विंस किया होगा कि मैं क्यों कर रही हूँ। हम्म, तो इतनी सारी चीजें कर पाना, और रिस्क तो है ही, तो रिस्क लिया उसने और पढ़ाई के ऊपर रिस्क लिया। तो आई थिंक ये जो रोल होता है ना कि एक बड़ी बहन माता बन जाती है, माँ बन जाती है एक समय अपने छोटे भाइयों के लिए, सबसे छोटे के लिए तो बहुत ज्यादा बन जाती है। वो शायद तो सबसे छोटे ही थे, नहीं? डॉक्टर कलाम सबसे छोटे थे, तो सबसे छोटे भाई थे, तो सबसे ज्यादा स्नेह उसी को मिलता है, बहन का। हम्म। सो आई थिंक दैट इज हाउ इट हैपेंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उस बहन के भी परिवार की सराहना करनी चाहिए। कलाम साहब का आध्यात्मिकता से जो जुड़ाव बढ़ता चला गया, और जैसा आपने बताया कि वो गीता भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे, और भी में तो बहुत सारी पढ़ाई उन्होंने। बचपन में तो वो सुबह 4 बजे ही अरबी पढ़ने, जैसा आप लिख रहे हैं कि 4 बजे ही चले जाते थे। अचानक मिला सम्मान क्या था उनकी लाइफ में, जो आपने एक कहानी वो हमारे दर्शकों को बताई। मैं तो पढ़ चुकी वो किताब, लेकिन आप बताएंगे क्योंकि आप उनके साथ थे, और कलाम साहब की नाकामयाबी ने उनको कैसे आगे बढ़ाया। ये 2 छोटे-छोटे सवाल दीजिए, फिर हम लोग देखिए डॉक्टर कलाम का बहुत सारी ऐसी तो मुझे लगता है कि डॉक्टर कलाम नाकामयाबी से हम शुरू करते हैं। देखिए नाकामयाबी तो डॉक्टर कलाम को बहुत बार मिली और बचपन से ही मिलती रही। अब सबसे बड़ी नाकामयाबी तो उनकी ये थी कि जो वो बोलते थे कि मैं तो पायलट बनना चाहता था, अच्छा, वो लेकिन अभी अभी तक उनको उस चीज का दुख था जब आप। वो उसका दुख था। लेकिन सबसे बड़ी नाकामयाबी तो शायद इस किताब से भी परे है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये सवाल पूछा गया था उससे कि अच्छा। सबसे बड़ी आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी नाकामयाबी क्या है, ठीक है, लेकिन बचपन से रिलेटेड है, शायद इस किताब में नहीं है लेकिन है रिलेटेड। उन्होंने कहा कि मेरी माँ और मेरे पिता दोनों जो है ना, उनकी उन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत कुछ किया। इस किताब में भी है इसका जिक्र। कहते हैं कि जब मैं बड़ा हो गया, बचपन में सब कुछ बना मेरे लिए तो सब बड़ा हो गया मैं, मुझे अब पिता और माता हालांकि बहुत लंबा जिए, पिता 98 वर्ष शायद जिए और माँ 104 साल जिए। अच्छा। कहते हैं जब वो 80 के बियॉन्ड चले गए तो उनकी नजरें कमजोर होने लगी। नजर कम हो जाती है, वक्त का तकाजा है। अब चश्मा लगाने के बाद भी वो आंख की रोशनी कमजोर हो जाती है, तो उनको दिखना कम होने लगा। कहते हैं कि इतना भी कम नहीं दिखता था, मतलब उजाला रहेगा तो दिखेगा, लेकिन थोड़ा वो जो नाइट ब्लाइंडनेस टाइप का इशू होता है ना कि रात में दिखना थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा कम दिखता था रात में। तो कहते थे कि मेरी सबसे बड़ी नाकामयाबी लाइफ की ये थी कि जिन लोगों ने बचपन मेरा बनाया, जिन्होंने नन्हे कलाम को बनाया मेरे तक, मैं उनको रोशनी नहीं दे पाया। लाइट कैसे, कहते मैंने लाइट तो लगवा दी घर में, लेकिन लाइट चली जाती थी। जो पावर थी, तो पावर कट होता था।
अभी आप बात करें 70-80 की बात, पावर कट बहुत होता था। कहते हैं कि आज जब मेरे भाई हैं, ये 2010 की बात है, कहते हैं मेरे भाई के लिए मैंने पूरे घर पे सोलर पैनल लगवा दिया, उनकी भी रोशनी कमजोर हो गई। वो परिवार के शायद, या शायद उम्र के साथ होता होगा, या परिवार में ये जेनेटिकली कुछ होता होगा कि ज्यादा एज पे थोड़ी रोशनी कम हो जाती है। तो उन्होंने अपने भाई के लिए तो सोलर पैनल लगवा दिए कि अब रात भर आपको लाइट मिलेगी। कहते हैं लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है, जब मेरी माँ और मेरे पिता वृद्ध हो गए थे तब नहीं थी। तो मेरे मेरे माँ बाप ना टकरा जाते थे रात में चीजों से, और उनको चोट लगती थी। और मेरे को माँ ने, वो याद है ना, वो पैर में जब वो आते थे अखबार बेच करके, तो उनके पैर को वो मसाज करती थी, प्यार करती थी। तो कहते हैं कि मेरे छोटी सी चोट को भी मेरी माँ ने दूर किया, छोटी सी कष्ट को भी दूर किया। लेकिन जब मेरी बारी आई, तो कितनी भी कोशिश करने के बाद मैं 100% परफेक्ट नहीं हो पाया, कि मैं रात में उनको भरपूर लाइट नहीं दे पाया, कि वो टकराए नहीं थे। तो हल्की फुल्की जो अब जैसे इमरजेंसी लाइट है या कैंडल है, वो सब तो ठीक है, लेकिन लाइट चली गई तो क्या करें। तो कहते थे ये मेरे की दिक्कत थी। मुझे लगता है कि मैं एक वैज्ञानिक के रूप में भी इसमें असफल था, और मैं एक मेरी जिंदगी की सबसे बड़ा रिग्रेट, सबसे बड़ी असफलता यही है कि मैं ऐसा नहीं कर पाया। और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वो है। आपके दूसरे सवाल का भी जवाब लोगों ने पूछा उनसे कि मेरी सबसे बड़ी सफलता क्या है। ये सवाल बहुत आवश्यक है, बिकॉज बहुत सारी, अब तो ये हम बचपन से भी बाहर आ गए। तो लोगों ने बोला है कि मेरी सबसे बड़ी सफलता, मैंने बोला सर आपको ऑप्शन दे देते हैं। आप साइंटिस्ट रहे हैं, बहुत बड़े, आप स्पेस में गए, आपने मिसाइल बनाया, आप राष्ट्रपति बने, आपकी सबसे बड़ा सफलता क्या है। तो बोलते हैं इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ी सफलता मेरी ये रही कि मैंने कठिन बचपन देखा। ठीक है, इस किताब में भी कठिन बचपन देखा। मुझे साइकिल चलाने में बड़ा मजा आता था। बड़े भाई की साइकिल थी, गिरता पड़ता रहता था, लेकिन साइकिल चलाना मेरा मजा आता था मुझे बहुत। तो कहते हैं कि एक दिन मैं आरसीआई हैदराबाद में था, और हम लोग वो अग्नि मिसाइल बना रहे थे, और एक डॉक्टर मेरे पास आए, और उन डॉक्टर ने बोला कि सर आपको एक विजिट है, जैसे लोग बुलाते हैं ना इवेंट में। तो एक पोलियोग्रस्त बच्चों की सभा थी, और वो पोलियोग्रस्त बच्चे जो है, भारी भारी कैलिपर जो होते हैं पैर, नकली, वो उस समय लोहे के थे, लोहे नहीं स्टील के बनते थे, भारी होते थे। एक 4-5 किलो का एक पैर में लगता था। छोटा बच्चा 8 साल का। कहते हैं मैं सोचता था कि जब मैं छोटा कलाम था, नन्हा बच्चा था, तो मैं कैसे, अगर मेरे पैर पे कोई 8 किलो का वजन लगा दे ऐसे, तो मैं कैसे चलता। तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। तो मैं वापस आया, और मैंने सैटरडे संडे को जब छुट्टियां होती थी, तो अपनी टीम के कुछ लोगों को बुलाया और उनको बोला कि हम जो अग्नि मिसाइल में मटेरियल लगा रहे हैं वो हल्का है, क्योंकि मिसाइल में हल्का और ताकतवर मटेरियल चाहिए। तो कार्बन मटेरियल होता है, कार्बन 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 के बॉन्ड होते हैं उसमें। तो उन्होंने कहा कि हम इस मटेरियल को यूज करके क्या हम कुछ कर सकते हैं। सो जो स्क्रैपिंग थी, जो बचा कुचा मटेरियल था, उस मटेरियल को यूज करके इन्होंने एक कैलिपर बनाया पैर का, और वो कैलिपर उन बच्चों को लगाया। तो जो 4 किलो का वजन था, वो 400 ग्राम हो गया, 1/10। और स्ट्रेंथ स्टील से भी ज्यादा, टूटेगा तो है ही नहीं वो। तो स्ट्रेंथ भी बढ़ गई, और वजन 1/10 हो गया, 10%। तो कहते हैं फिर मैं जब गया और मैंने देखा ये बच्चे साइकिल चला रहे हैं, ये बच्चे फुटबॉल मैच किया उन बच्चों ने, और उनकी माओं को मैंने देखा, तो मुझे अपनी माँ की याद आई, और मुझे लगा मैंने अपनी माँ के लिए कुछ कर दिया। और मुझे ये लगा कि मुझे साइकिल चलाने में मजा आता था अखबार बेचते समय। मेरा आधा मोटिवेशन तो यही था कि मेरे को साइकिल चलाने को मिलेगा। तो अब ये बच्चे साइकिल चला ले रहे हैं, ये भी कितने खुश हैं, और ये बच्चे कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनकी माएँ रो रही हैं खुशी से। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा सुख यही है, सबसे बड़ी सफलता ये थी, और सबसे बड़ी विफलता यही थी। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, और किताब से परे है, लेकिन इस किताब में जो लिखा है वो यहाँ तक पहुंचने में कारगर होती है। जब व्यक्ति बचपन में विफलता देखता है, तो वो असफलता को हैंडल करने की क्षमता रखता है। छोटी सी असफलता भी अगर होती है तो रखता है। अगर उसको एक इकोसिस्टम मिलता है केयर का, कंपैशन का, काइंडनेस का, तो वो जिंदगी भर काइंड रहता है। और काइंडनेस, डॉक्टर कलाम कहते थे कि सबसे बड़ी हैप्पीनेस का सूत्र क्या है। लोगों ने पूछा आप खुश कैसे रहते हैं। अरे आपकी उम्र पे तो आपके तो इतने बड़े बड़े बाल है ना, आप 80 साल के हो गए और आप तो एकदम फुल ऑन बाल है। आप देखिए फोटो मेरे पीछे कितने सारे हैं ना। आप कहते थे सर आप तो मतलब एकदम रॉक स्टार हैं, कैसे है। सो आपको चिंता नहीं होती, आप दुखी नहीं होते, मतलब तभी आपके बाल नहीं झड़ते। तो वो बोलते हैं कि खुशी क्यों होती है। लोगों ने पूछा हाउ आर यू हैप्पी, तो उन्होंने बोला आई एम हैप्पी दैट्स व्हाई, ऐसा आई एम हैप्पी सो आई एम फाइन। तो हाउ आर यू हैप्पी, आप हैप्पी कैसे रहते हो।
हैप्पीनेस का एक ही स्रोत है कि आप एक मंत्र ले लीजिए, व्हाट कैन आई गिव, मैं क्या दे सकता हूँ। आप हमेशा पूछिए कि मैं क्या अच्छा कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि बड़ा ये हमारे भौतिकवादी दुनिया में ये काउंटर इंट्यूटिव हो गया है, हम पूछते नहीं है क्योंकि ये लगता है ये तो स्टूपिड है, तो बेवकूफी है, ये पूछना चाहिए कि क्या मिलेगा, और हम उस होड़ में लगे हुए हैं। हम ये नहीं सोचते हम क्या दे सकते हैं। शायद हमें एक नन्हे कलाम की तरह सोचना चाहिए कि तिरस्कार को कैसे हैंडल करना है, फेलियर को कैसे हैंडल करना है, अगर मैं किसी सब्जेक्ट में नंबर नहीं अच्छा है तो कैसे हैंडल करना है। उनके जीवन में आगे चल के उन्होंने बहुत सारे ऐसे असफलताओं को हैंडल किया, बचपन से ही करते आ रहे हैं। कठिनाइयों से अगर अभाव दिख रहा है और किसी के पास है और आपके पास नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप डिसएडवांटेज्ड है ना। जस्ट बिकॉज यू हैव लैक ऑफ रिसोर्सेज डजंट मेक यू डिसएडवांटेज्ड। आप तब भी उसका कुछ बना सकते हैं। डॉक्टर कलाम ने कितनी बार बनाया कि डिसएडवांटेज को ही अपनी स्ट्रेंथ बना दिया, कोई अभाव को अपना स्ट्रेंथ बना दिया, वो भी है स्किल है। ये सीखना कि हम बच्चों को कैसे रेज करें, उनके सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे कैसे बिहेव करना है। कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे उनके पिता, उनकी माता तो बहुत ही कम पढ़ी लिखी थी, वो बहन भी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, ना ही उनके भाई बहुत पढ़े लिखे। पूरे परिवार में उस समय कोई नहीं ज्यादा पढ़ा लिखा था। एक दूर के मामा थे, वो पढ़े लिखे थे थोड़े बहुत, लेकिन उसके बाद भी ये पता था कि शिक्षा का महत्व क्या है, और सबने मिलकर के एक बच्चे में वो सारा महत्व डाला, वो सारा अपना एफर्ट एक बच्चे में डाला। तो परिवार की किताब है, परिवार की कहानी है ये। डॉक्टर कलाम कोई अकेले कहानी नहीं है, ये एक समाज की कहानी है। राष्ट्र को जो मिला उसमें रामेश्वरम के उस समाज की बहुत बड़ी एफर्ट है, और हमें ग्रैटिट्यूड है, होना चाहिए एज ए राष्ट्र कि इतना कुछ हमें इसलिए मिला क्योंकि उस समाज के उस तबके ने सब कुछ भुला करके ये किया। राइट। बहुत अच्छा लगा सृजनपाल सिंह जी आपसे बात करके। सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि आपको हार नहीं माननी है। कलाम साहब का जीवन जो है वो हमें बचपन से ही उनकी जिन चीज़ों को और जिस स्ट्रगल को आपने दिखाने की कोशिश की है, तो मैं अपने श्रोताओं और दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ कि उन कुछ भी अलग नहीं था, बस छोटी-छोटी सी चीज़ें जुड़ती गईं और जिसको उन्होंने अपने अंदर जीना शुरू कर दिया और समाज को देने की भी कोशिश करने लगे, जिसने कलाम को कलाम बना दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, यही बात है। और यही यही कहना चाहिए हमें, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा पूजा जी। और आप डॉक्टर कलाम की जो है कि एनिवर्सरी ऑफ पैसेज 27 जुलाई को है, और आई थिंक हमें उनको याद रखना चाहिए और उनके लेसन्स को याद रखना चाहिए। और हमें ना सिर्फ हम ये बात करें कि उनकी जिंदगी में कौन कौन है, कैसे कैसे किया, बट हम कलाम बनने की कोशिश करें, क्योंकि किसी चीज को जानने का तो मकसद यही है कि हम वो बने, हम वैसे बने, और हम बन सकते हैं। कलाम बनने के लिए आपको कोई बहुत बहुत मुश्किल कार्य नहीं चाहिए, आपको कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं चाहिए कि आपको सुपर पावर होनी चाहिए। द बिगेस्ट सुपर पावर इज इन ऑल ऑफ अस, है ना। वो सुपर पावर हम सब के अंदर है। दूसरों का ध्यान रखना, कंपैशन रखना, काइंडनेस रखना, सही विचार रखना, सही खाना खाना। वो रेगुलर थे, अपने खाने और पीने के बारे में भी रेगुलर थे, अपने एक्सरसाइज के बारे में रेगुलर थे, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना, अपने आसपास के लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजों का। अगर मैं मोटरसाइकिल से तब आता था, तो वो अब बारिश का सीजन है आजकल, तो मुझे याद है, तो वो बोलते थे कि मोटरसाइकिल ना पहले झाड़ो, उसमें छिपकली ना गिर जाए। अच्छा, पेड़ के नीचे रखे तो कहते थे छिपकली गिर जाएगी, वो एकदम से निकल आएगी। रोज मेरे को बोलते थे। अब छोटी सी चीजें कहते हैं कि उससे बहुत खतरा होता है, तो पहले साफ करवाओ। अब उनको पता था मेरे को छिपकली से डर लगता है, तो वो हमेशा कहेंगे कि ये चेक कराओ उसकी पहले मोटरसाइकिल की, वो तो नहीं गिर गई। रोज का ये काम करते थे। छोटी सी चीज है ना, लेकिन ध्यान रखने की बात। तो आई थिंक लोगों को अपने मन में हमें बसाना है, तो उनका ध्यान रखना आवश्यक है। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद सृजनपाल सिंह जी। फिर मुलाकात होगी एक नए अंक के साथ, फिर कोई एक नए किताब के साथ। और मैं फिर अपने दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि एक बार ये किताब ज़रूर पढ़ें, अभिभावक भी ज़रूर पढ़ें और बच्चे तो पढ़ें ही, क्योंकि ज़िंदगी स्ट्रगल का नाम है और उसी से आगे निकल के आप एक कलाम बन जाते हैं। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। धन्यवाद।